हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, नागपुरी व्याकरण में हमारा कुछ पार्ट या कुछ टॉपिक बचा हुआ था। उन सारे टॉपिकों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे पिछले वाले वीडियो में यानी इससे पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक हमने क्लियर किया था। तो वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सारे टॉपिकों को अच्छे से इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या करेंगे, तो आज हम लोग इस वीडियो में अव्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, क्रिया और वाच, इन सारे टॉपिकों को आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, उसके बाद ही ये वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए अब बात करते हैं अव्यय की। तो अव्यय के कहल जाएला? अव्यय ऐसा शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक मनकर कोनो विकार नहीं हुएला, ओके अव्यय कहल जाएला। ठीक है, तो अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिस पर किसी लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? उस शब्द को हम अव्यय कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो आइज और कखन, तो यहाँ पर आइज और कखन क्या है? अव्यय शब्द है जिस पर यानी इन शब्दों पर किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो वाक्य प्रयोग के माध्यम से और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य में, पहला वाक्य आप देखेंगे यहाँ पर राम आइज आलक, और दूसरा वाक्य यहाँ पे क्या है? सीता आइज आलक। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों वाक्य को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहला वाक्य में है राम जो कि पुल्लिंग है, और आइज यहाँ पे क्या है? आइज यहाँ पे अव्यय शब्द है। ठीक है, दूसरा वाक्य में है सीता जो कि एक स्त्रीलिंग है, और आइज यहाँ पे अव्यय है। ठीक है, तो आप दोनों वाक्यों में देखेंगे कि दोनों में लिंग है अलग अलग है, लेकिन जो अव्यय शब्द है वो समान है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, दोनों वाक्यों में कहने का मतलब है कि दोनों वाक्यों में जो अव्यय है उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। लिंग अलग अलग है लेकिन अव्यय शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बतलाना चाह रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अव्यय की भेदों की। ठीक है, तो अव्यय कर 4 गो भेद हुए ना। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं वो बात करते हैं। तो पहला होता है कालवाचक अव्यय, दूसरा होता है स्थानवाचक अव्यय, तीसरा होता है दिशावाचक अव्यय, और चौथा होता है स्थितिवाचक अव्यय। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला हो गया कालवाचक अव्यय, दूसरा स्थानवाचक अव्यय, तीसरा हो गया दिशावाचक अव्यय, और चौथा हो गया स्थितिवाचक अव्यय। क्लियर है? अब चलिए इन चारों भेदों को एक एक करके बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला भेद है कालवाचक अव्यय। तो कालवाचक अव्यय किसे कहेंगे? तो इकर से समय कर बोध होवेला। कालवाचक अव्यय से किसका बोध होता है? तो सिर्फ समय का बोध होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो आइज, अब, तब, कखनो, कहियो, रोज, जब से, जोन बेरा, उखन, कखन, जखन, तखन, मने आदि, तो ये सब सारे के सारे क्या हैं? कालवाचक अव्यय शब्द हैं। ठीक है, इन सारे शब्दों को आपको याद रखना है कि इन सब सारे शब्द क्या हैं? तो कालवाचक शब्द हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे होता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाक्य है ऊ कखन आवी सेकर पता नखे। ऊ कखन आवी सेकर पता नखे, तो कखन, कखन यहाँ पे क्या है? कालवाचक अव्यय है। ठीक है, और दूसरा है ऊ रोज स्कूल आवी, तो यहाँ पे रोज क्या है? रोज यहाँ पर कालवाचक अव्यय है। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट भेद। नेक्स्ट दूसरा भेद है स्थानवाचक अव्यय। तो स्थानवाचक अव्यय से केकर पता चलेला? तो इकर से स्थान कर बोध होवेला। स्थानवाचक अव्यय से केकर बोध होवेला? तो सिर्फ स्थान कर बोध होवेला। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ। ठीक है, तो ये चारों क्या है? स्थानवाचक अव्यय शब्द है। कौन कौन? हिया, हुआ, कहाँ और जहाँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाक्य है ऊ हिया रहेला। ठीक है, पहला वाक्य क्या है? ऊ हिया रहेला, तो यहाँ पर हिया, हिया यहाँ पे क्या है? स्थानवाचक अव्यय शब्द है। क्लियर है? दूसरा है तोय कहाँ जाबे। दूसरा वाक्य क्या है? तोय कहाँ जाबे, तो यहाँ पर कहाँ क्या है? स्थानवाचक अव्यय शब्द है। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। नेक्स्ट भेद है दिशावाचक अव्यय। नेक्स्ट भेद कौन है? दिशावाचक अव्यय। तो दिशावाचक अव्यय से केकर पता चलेला? इकर से दिशा कर बोध होवेला।
दिशावाचक अव्यय से किसका बोध होता है? तो सिर्फ दिशा का बोध होता है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल की बात करें हम तो हिने, हुने, जने, तने, लेंगा, भतकैया। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है? दिशावाचक अव्यय शब्द है। ठीक है, हिने, हुने, जने, तने, लेंगा, भतकैया। ठीक है, तो लेंगा भतकैया में यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। लेंगा मतलब बायां हो गया और भतकैया मतलब दायां हो गया, यानी लेंगा मतलब लेफ्ट और भतकैया मतलब राइट। क्लियर है? अब चलिए इन सबका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाक्य है ऊ हुने गेलक, ऊ हुने गेलक। तो यहाँ पर हुने, हुने यहाँ पे क्या है? दिशावाचक अव्यय शब्द है। क्लियर है? या दूसरा वाक्य देखते हैं, जने तने नी जाबे। दूसरा वाक्य क्या है? जने तने नी जाबे, मतलब इधर उधर मत जाना। ठीक है, तो जने तने यहाँ पे क्या है? दिशावाचक अव्यय शब्द है। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। चौथा भेद है स्थितिवाचक अव्यय। तो स्थितिवाचक अव्यय के कहल जाएला? जेकर से स्थिति या ठाव कर बोध होवेला उके स्थितिवाचक अव्यय कहल जाएला। ठीक है, स्थितिवाचक अव्यय किसे कहते हैं? तो जिससे स्थिति या स्थान, ठाव मतलब स्थान का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्थितिवाचक अव्यय कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें तो ऊपरे, नीचे, आमने सामने, आगे पीछे, बाहरे भीतरे। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या बोध कराते हैं? स्थिति या स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे ऊपरे, ऊपरे स्थिति का बोध करा रहा है, नीचे भी, आमने सामने, आगे पीछे, ठीक है, बाहरे भीतरे, स्थान का ये सब बोध करा रहा है। ठीक है, तीन सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे? स्थितिवाचक अव्यय शब्द बोलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं कि चलिए इन सारे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य है ऊ छोड़ा ऊपरे नीचे ताकेला। पहला वाक्य क्या है? ऊ छोड़ा ऊपरे नीचे ताकेला। तो ऊपरे नीचे यहाँ पे क्या बता रहा है? स्थिति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ऊपरे नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थितिवाचक अव्यय शब्द हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा वाक्य है ऊ छोड़ी आगे, ऊ छोड़ी के आगे पीछे होवेला। ठीक है, ऊ छोड़ी के आगे पीछे होवेला। तो यहाँ पर आगे पीछे, ठीक है, तो क्या का बोध करा रहा है? स्थिति का, स्थान का बोध करा रहा है। कहाँ? तो आगे पीछे होने का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्थितिवाचक अव्यय शब्द हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? अव्यय किसे कहते हैं वो समझा और अव्यय के भेदों को भी अच्छे से समझा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग समास की। ठीक है, तो समास के कहल जाएला? दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला ओके समास कहल जाएला। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्लियर है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे वन मानुष। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि वन मानुष, तो यहाँ पे वन मानुष दो शब्दों के मिलने से बना है और वो दो शब्द कौन कौन है? पहला वन और दूसरा मनुष्य। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता है हमारा क्या? वन मानुष, जो कि एक क्या है? समास है। क्लियर है? उसी प्रकार हम देखें तो चार गोड़वा, यानी चार पैर वाला या चार गोड़ वाला। तो चार और गोड़ या पैर, इन दोनों को मिलने से एक नया शब्द बन रहा है और वो क्या बन रहा है? चार गोड़वा। तो ये क्या है? समास है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं समास के भेदों की। तो समास कर 7 ठो भेद होवेला। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 7 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन वो देखते हैं। तो पहला भेद होता है तत्पुरुष समास। पहला कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। दूसरा होता है कर्मधारय समास। तीसरा होता है द्विगु समास। चौथा होता है द्वंद्व समास। पांचवा होता है अव्ययी भाव समास। छठा होता है नंज समास। सातवां होता है बहुव्रीहि समास। तो समास के कुल कितने भेद हुए? 7 भेद हुए। ठीक है, पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययी भाव समास, छठा नंज समास और सातवां बहुव्रीहि समास। क्लियर है? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारे भेदों को एक एक करके डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो पहला भेद है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कहल जाएला? तत्पुरुष समास में आखिरी पद प्रधान होवेला उके तत्पुरुष समास कहल जाएला। ठीक है, तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तो जिस शब्द में आखिरी पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे है वन मानुष। ठीक है, तो वन मानुष, यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे 2 पद है, पहला तो वन और दूसरा है मनुष्य। तो यहाँ पे मनुष्य क्या है? प्रधान है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। किसे? तो वन मानुष को तत्पुरुष समास शब्द कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार है कड़ बेचवा, काड़ा को बेचने वाला, और है लतखोर। क्लियर है? अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। नेक्स्ट दूसरा भेद है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के कहल जाएला? जेकर में पहिल शब्द विशेषण होवे उके कर्मधारय समास कहल जाएला। ठीक है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसका पहला शब्द क्या हो? विशेषण हो। जिस शब्द का पहला शब्द क्या हो? विशेषण हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है घोड़मुहा, यानी जिसका मुंह घोड़े के जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि घोड़ जो है वो क्या है, विशेषण शब्द है। और विशेषण किसे कहते हैं, तो जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता कर पता चलेला ओके विशेषण कहल जाएला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घोड़ यहाँ पे क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है। किसका विशेषता बतला रहा है, तो मुंह का, कि मुंह कैसा है, तो घोड़े के जैसा है, ठीक है। तो घोड़मुहा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ललमटिया है तो लाल मिट्टी, मिट्टी कैसा है, लाल है, जो कि मिट्टी की विशेषता है कि मिट्टी का लाल होना, ठीक है। तो ललमटिया भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी प्रकार पीसल हल्दी, हल्दी कैसा है, पिसा हुआ है, तो हल्दी का विशेषता बतला रहा है कि वो पिसा हुआ हल्दी है, ठीक है। तो कर्मधारय समास का मतलब ही है कि जिस शब्द का पहला शब्द क्या हो, विशेषण हो, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। नेक्स्ट तीसरा भेद है द्विगु समास। तो द्विगु समास के कहल जाएला, जहां पहिल शब्द संख्यावाचक हुए उके द्विगु समास कहेला, ठीक है। जिस शब्द का पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे दो अन्नी यानी दो अन्ना, चार गोड़वा यानी चार पैर वाला, तो चार यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक है। दुई अन्नी था, तो इसमें दो क्या है, संख्यावाचक शब्द है। दो पहिया यानी दो पहिया वाला, तो दो यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक है। क्लियर है। तो द्विगु समास किसे कहेंगे, जहां पर पहले शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहेंगे। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। नेक्स्ट चौथा भेद है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के कहल जाएला, द्वंद्व समास कर माने है जोड़ा, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। जेकर दुयो पद संज्ञा हुए और जिसका दोनों पद क्या हो, संज्ञा हो, यानी दो शब्द होगा जिसमें से दोनों शब्द क्या होने चाहिए, संज्ञा होने चाहिए, और बीच कर संयोजक कर लोप हुए, और जो बीच का जो संयोजक जो जोड़ने वाला होता है वो किसका क्या होना चाहिए, उस शब्द का तो लोप होना चाहिए, ओके द्वंद्व समास कहना, उसको हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे माए बाप, तो माए और बाप दोनों संज्ञा शब्द है, और बीच में यहाँ पे वो योजक, जैसे हम लोग बोलते हैं माए और बाप बोलते, तो यहाँ पे और क्या था, यहाँ पे संयोजक शब्द है जिसका लोप हो रहा है और उसके जगह में क्या आ जा रहा है, डैश आ जा रहा है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में ये द्वंद्व समास यही कहना चाह रहा है। दूसरा, अगर हम बाप बेटी, तो यहाँ पर हम बोलते बाप और बेटी, लेकिन और जो संयोजक शब्द है उसका लोप हो जा रहा है और उसके जगह में डैश आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार भाई बहन, तो भाई और बहन होता है, लेकिन भाई डैश बहन हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, इस शब्द को माए बाप, इस शब्द को क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास शब्द बोलेंगे। क्लियर है। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। नेक्स्ट पांचवा भेद है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के कहल जाएला, अव्यय कर जोग से जोन शब्द बनेला उके अव्ययी भाव समास कहल जाएला। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो अव्यय के जोग से यानी अव्यय के जोड़ने से, उसके मिलने से जो शब्द बनता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अव्यय किसे कहते हैं वो बताना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि जस्ट हमने ये पढ़ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोन खन, कोन बटे, ऊ लाइल, हर घड़ी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कोन खन, तो इसमें से कोन क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है, जो कि एक खन, ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। उसी प्रकार कोन बटे, तो कोन यहाँ पे अव्यय शब्द है और बटे ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। उसी प्रकार ऊ लाइल, तो ऊ यहाँ पे क्या है, अव्यय शब्द है, और लाइल ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास शब्द होगा। क्लियर है। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। नेक्स्ट छठा भेद है नंज समास। तो नंज समास के कहल जाएला, जोन समासिक शब्द कर पहिल अंश से नकारात्मक भाव प्रकट होएला उके नंज समास कहल जाएला, ठीक है। नंज समास किसे कहेंगे, तो जिस समासिक शब्द के पहले अंश या वर्ण से नकारात्मक भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहेंगे, नंज समास कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे यहाँ पे बेलूरा, तो बेलूरा यहाँ पे नंज समास है, क्यों, क्योंकि इसका पहला जो अंश है या वर्ण है बे, ठीक है, वो क्या है, एक नकारात्मक भाव प्रकट करने वाला शब्द है, इस वजह से यहाँ बेलूरा क्या हो जाएगा, नंज समास हो जाएगा। उसी प्रकार अनसुन, तो अनसुन में अनसुन भी क्या है, नंज समास शब्द है, इसमें से अन क्या है, नकारात्मक भाव प्रकट करने वाला शब्द है, ठीक है। इस वजह से अनसुन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंद समास। उसी प्रकार अनजान भी, अनसंहार, अनहोनी, सारे के सारे क्या है, तो नंद समास के उदाहरण है। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। नेक्स्ट सातवां भेद है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के कहल जाएला, समास में आवल पद के छोड़ के जब कोनो दोसर पदार्थ कर प्रधानता हुए तो के बहुव्रीहि समास कहेना।
बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जब समास में आया हुआ पद या समास में आया हुआ शब्द को छोड़कर किसी दूसरे शब्द को प्रधानता मिल जाती है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कन पातर, ठीक है, तो जिसका मतलब होता है जिसका कान पतला हो यानी बहरा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि आया हुआ पद यहाँ या शब्द तो कन पातर है, लेकिन यहाँ प्रधानता किसी और को मिल रही है। तो किसको मिल रही है? तो बहरा को। तो यहाँ पे बहरा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है नीलकंठ, तो जिसका कंठ नीला हो यानी शिव। ठीक है, तो आया हुआ यहाँ पद तो नीलकंठ है, लेकिन प्रधानता किसी और शब्द को मिल रहा है। किनको मिल रहा है? तो सी को। तो यहाँ पे नीलकंठ क्या हो जाएगा? हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम लोगों का समास कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। ठीक है, तो उपसर्ग के कहल जाएला? उपसर्ग उसन शब्द कर अंश या अव्यय के कहेना जे कोनो शब्द कर पहले आए के कोनो विशेष अर्थ प्रकट करेला। ठीक है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर या जुड़कर कोई नया अर्थ प्रकट करता है या कोई नया शब्द बनाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है अधमरा। ठीक है, तो मरा, यहाँ पे मरा अलग हुआ और अध यहाँ पे उपसर्ग है। तो मरा मतलब पूरा मर गया कोई, जैसे मरा सिर्फ बोले तो वो पूरा मर चुका है, लेकिन अधमरा यानी अध जुड़ गया तो एक नया अर्थ हमारा प्रकट हो रहा है। तो क्या? अधमरा मतलब आधा मरा हुआ। उसी प्रकार हम बात करें सुराग, तो यहाँ पे सु हमारा उपसर्ग हुआ, लेकिन राग मतलब क्या होता है? गाना। ठीक है, तो गाना, राग तो गाना हुआ, लेकिन इससे पहले हमारा उपसर्ग जुड़ रहा है सु, तो सुराग, इसका अर्थ ही कुछ और आ जा रहा है। सुराग मतलब कोई चीज का सुराग मिलना। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब ही है क्या? तो किसी शब्द के पहले जुड़कर कोई नया अर्थ प्रकट करना। ठीक है, या कोई नया शब्द बनाना। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं कि नागपुरी में उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, नागपुरी में उपसर्ग कर प्रयोग, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में सारे शब्दों को याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सिर्फ याद करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है कि नागपुरी में उपसर्ग से कैसे नए शब्द बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अ यहाँ पे हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो किसी दूसरे शब्द के पहले आके कुछ नया शब्द प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे अ से बन गया हमारा अनमोल, अलग, अगाध, अनजान, अजगूत, अनचीन। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें तो नी यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। उससे बन जाता है हमारा निठर, निश्चल, निडर, निकम्मा, निजात, निदान। उसी प्रकार हम बात करें कु से बना कुपुत, कुचर, कुसंगति, कुरूप। ठीक है, आगे और हम बात करें तो कट से क्या बना? कटसिरुआ। फिर और देखें तो गोड़ से क्या बना? गोड़लंघा बना। फिर आगे हम और बात करें तो बी से क्या बना? बिसर, विपैत, वियोग, विदेश। ठीक है, और हम बात करें अध से क्या बना? अधकचरा, अधमरा। फिर आगे हम बात करें हर से क्या बना? हर रोज, हर समय। फिर हम बात करें अप से क्या बना? अपमान, अपशगुन बना। आगे हम बात करें उप से क्या बना? उपजोग या उपकार बना। फिर बद से क्या बना? बदमाश या बदनाम बना। आगे हम बात करें और तो दर से दरकार, दरबार बना। ठीक है, और हम देख लेते हैं जैसे बे से क्या बन जाएगा? बेहया बन जाएगा, बेलूर बन जाएगा, बेलूरा बन जाएगा, बेमान, बेसरंगा, बेजान। ठीक है, और हम देख लेते हैं स से क्या बन जाएगा? सुंदर, सुसंगति बन जाएगा। और लास्ट हम देख लेते हैं सर से क्या बन जाएगा? सरकार और सरदार। ठीक है, तो ये सारे हुए हमारे उपसर्ग कुछ दिए हुए थे, उनसे कुछ नए शब्द बने, वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय के कहल जाएला? शब्द मन कर पाछे जोन अक्षर या अक्षर समूह लागल जाएला उके प्रत्यय कहल जाएला। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय उस अक्षर को या अक्षर समूह को कहा जाता है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे यहाँ पर भला, ठीक है, भला यहाँ पे शब्द है, उसके पीछे क्या आ रही है? आई, और उससे क्या नया शब्द बन रहा है? भलाई। ठीक है, तो भला यहाँ पे क्या हो गया? हमारा शब्द हुआ, और आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, और इन दोनों को जुड़ने से क्या शब्द बन रहा है? भलाई बन रहा है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रत्यय की। नागपुरी में प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, नागपुरी में प्रत्यय कर प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए कुछ प्रत्ययों को देख लेते हैं और ये शब्द के साथ यानी उसके पीछे जुड़कर कैसे नया शब्द बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आ से क्या बना? जैसे भूख, यहाँ शब्द हमारा भूख था, लेकिन आ प्रत्यय जुड़कर क्या बन गया? भूखा। ठीक है, और इसमें उसी प्रकार सुख शब्द था, उसमें आ जुड़कर क्या बन गया? सूखा बन गया। ठीक है, आगे इसी प्रकार सभी में आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आन जुड़ा तो उठ से आन जुड़ा तो उठान हो गया, मकान हो गया। उसी प्रकार और देखें तो आई, यानी
लड़, लड़ में आई जुड़ा तो लड़ाई हो गया, चतुर में आई जुड़ा चतुराई हो गया, सुन में आई जुड़ा तो सुनवाई हो गया। ठीक है, उसी प्रकार और देखें हम तो आओ, आओ से टिकाऊ यानी टिक में आओ जुड़ा तो टिकाऊ हो गया। फिर जड़ाऊ यानी जड़ में आओ जुड़ा तो जड़ाऊ आ गया। ठीक है, उसी प्रकार और देखें आरी तो जुआरी, पंसारी यानी जुआर में जुआ में आरी जुड़ गया तो जुआरी बन गया। ठीक है, उसी प्रकार और हम देखें यहाँ पर तो ई यानी घुड़की, हंसी, सदानी, है ना। उसी प्रकार और हम यहाँ पे देखें नी से क्या बन गया, नचनी, कंपनी। ठीक है, तो नी ई ये सब क्या है, ये सब प्रत्यय है जो किसी शब्द के पीछे आकर जुड़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार और देखें तना, तना से क्या बन गया, इतना, उतना। और देखें तो वाला, घर वाला, मुरली वाला, बाजा वाला। ठीक है, और हम यहाँ पे देखें लाहा से, इससे क्या बन जाएगा, पुरलाहा, जरलाहा, मरलाहा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यल, यल से क्या बन जाएगा, मरियल, अड़ियल, सड़ियल। ठीक है, ये सब बन जाएगा। और देखें तो इन से दगरीन, धांगरीन, मौवारीन यानी मालकिन होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखें तो या से क्या बन गया, खटिया, पटिया, मचिया। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग बहुत सारे प्रत्यय शब्द भी देख लिए। ठीक है, उससे बन नए शब्द, जितने सारे नए शब्द बने वो भी देख लिए। अब आगे हम लोग चलिए बात करते हैं क्रिया की। ठीक है, तो क्रिया के कहल जाएला, जोन शब्द से कोनो काम होवे या करे कर बोध होवेला उके क्रिया कहल जाएला। क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम का होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहेंगे। क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो खाए, पिए, चले, घूमे आदि। तो इन सारे शब्दों से क्या पता चल रहा है, कुछ काम होने का या करने का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे खाए तो खाए से खाने का यानी काम हो रहा है खाने का, पीने से पीने का काम हो रहा है, चलने से चलने का काम हो रहा है, घूमने से घूमने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे शब्दों से हमें कुछ ना कुछ काम करने या होने का बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया शब्द कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको और कुछ बातों पे ध्यान देना है, और वो क्या है, तो धातु में प्रत्यय जोड़ के क्रियापद बनेला। ठीक है, धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब क्रियापद बनता है। जैसे यहाँ पे खाएक, खाएक में खा यहाँ पे धातु होगा, उसमें एक प्रत्यय जोड़कर खाएक बना है। उसी प्रकार हम पियक की बात करें तो पी हमारा यहाँ पे धातु होगा और उसमें एक प्रत्यय जोड़कर पियक बना है। ठीक है, जैसे और यहाँ पे हम देख लें, जैसे खा यहाँ पे क्या है, धातु शब्द है और उसमें खा प्लस एक यानी खा तो धातु हुआ लेकिन इसमें एक प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर खाएक बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्लियर है कि धातु में जब प्रत्यय जोड़ते हैं तब हमारा क्या बनता है, क्रियापद बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग क्रिया के भेदों की। रचना कर हिसाब से क्रिया कर दुई गो मुद भेद होवेला। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कौन कौन, वो देखते हैं। तो पहला होता है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब चलिए इन दोनों क्रियाओं को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के कहल जाएला, सकर्मक क्रिया उके कहे ना जेकर संगे कर्म होवे या काम होवे की संभावना होवे। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, तो सकर्मक क्रिया उसे कहेंगे जिसके साथ क्या हो, कर्म हो या काम हो या फिर काम होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। या फिर हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जोन क्रिया कर उपयोग कर संचालन कर्ता से हुए और जेकर फल या प्रभाव कोनो दूसर आदमी या वस्तु चाहे कर्म पर पड़े उके सकर्मक क्रिया कहल जा सकेला। ठीक है, यहाँ पर अच्छे समझिएगा कि किसी काम का उपयोग का संचालन या किसी काम को करने वाला कर्ता हो लेकिन उसका फल उस पर न पड़कर यानी कर्ता पे न पड़कर किसी दूसरे आदमी या वस्तु चाहे कर्म पर पड़ता हो तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्लियर है, यहाँ पर करने वाला यानी कोई कर्ता हो, ठीक है, जो काम कर रहा हो उसका फल उस पर न पड़कर किसी दूसरे आदमी या वस्तु चाहे कर्म पर पड़ रहा हो तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। या फिर आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, किसी वाक्य में कर्ता के साथ क्या हो, कर्म हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे कर्मा पीठा खायला। ठीक है, तो ई वाक्य में कर्मा करता है के, कर्मा पीठा खायला, कर्मा क्या खाता है, पीठा खाता है। तो इस वाक्य में आप देखिएगा कि कर्मा क्या है, करता है। ठीक है, और खायला, तो खायला का संबंध किससे है, कर्ता के साथ है। कौन खा रहा है, तो कर्ता खा रहा है और कर्ता यहाँ पे कौन है, कर्मा है, और उसका फल किस पे पड़ रहा है, तो पीठा पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मा कर्ता हो जाएगा और पीठा यहाँ पे क्या होगा, कर्म होगा। क्लियर है, चलिए इसे और डिटेल में आगे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो जहाँ वाक्य में सवाल खड़ा कर ले, कौन कर सवाल मूल रूप से खड़ा होवेला, इकर सकर्मक क्रिया कर पता सहजे चल जाएला। यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि किसी वाक्य में अगर कोई सवाल खड़ा हो रहा है, ठीक है, और उसका हमें आंसर या उत्तर मिल जा रहा है तो वहाँ पे हम उससे हम पता लगा सकते हैं कि यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है कर्मा पीठा खालक,
तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि कर्मा का खालक, तो जवाब इसका मिल जाएगा कि पीठा खालक। ठीक है, तो कर्मा पीठा खालक ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इकर से कर्मा कर काम करे सीधा संबंध पीठा से है। ठीक है, यहाँ पे कर्मा का काम करने का सीधा संबंध किससे है, तो पीठा से, क्योंकि वह पीठा खा रहा है। तो क्या काम कर रहा है, तो पीठा खाने का काम कर रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सीधा संबंध किससे है, पीठा से। से ले ईसन वाक्य में सकर्मक क्रिया होवेला, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी वाक्यों में क्या होगा, इस टाइप के वाक्यों में क्या होगा, तो सकर्मक क्रिया होगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया के कहल जाएला, जोन क्रिया कर उपयोग और फल कर्ता पर पड़े ओके अकर्मक क्रिया कहल जाएला। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया का उपयोग और फल किस पर पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। या सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं हुएला, क्रिया कर व्यापार और फल कोनो दोसर में नहीं पैर के कर्ताए पर पड़ेला। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, और जो क्रिया होता है या जो फल होता है वो सिर्फ किस पर पड़ता है, तो सिर्फ कर्ता पे पड़ता है, किसी और पर नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कर्मा सुतेला, तो यहाँ पे कर्मा क्या है, कर्मा यहाँ पे कर्ता है और सुतेला यहाँ पे क्रिया है, तो सुतेला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ सुतेक क्रिया हो जाएगा जो कि अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पर कर्ता कर्मा है और सुते क्रिया जेके कर्मा पूरा करेला, और जो सुतने का क्रिया है वो कौन पूरा करता है, तो कर्मा पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ सुतेक फल कर्मा पर पड़ेला, सेले सुतेक क्रिया अकर्मक क्रिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो सोने का काम है किस पर, फल किस पर पड़ रहा है, तो कर्ता पर यानी कर्मा पे पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे सुतेक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग नागपुरी में कुछ सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में पहला वाक्य है ऊ खात है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ऊ खात है में ऊ यहाँ पे क्या है, ऊ है यहाँ पे कर्ता, और खात है यहाँ पे क्या है, क्रिया है, और इसका सीधा फल किस पर पड़ रहा है, तो कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम सकर्मक क्रिया की बात करें तो यहाँ पे उदाहरण है ऊ भात खात है। तो ऊ यहाँ पे तो करता है, ठीक है, और खात है यहाँ पे क्या है, क्रिया है, जिसका फल किस पे पड़ रहा है, तो भात पर। तो भात यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो कर्म है इस वजह से क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार आपका दूसरा उदाहरण है पुष्कर जायला, और इसमें सकर्मक क्रिया, अगर मैं इसमें सकर्मक क्रिया में इसको देखें तो पुष्कर स्कूल जायला। ठीक है, पुष्कर यहाँ तो कर्ता हो जाएगा, जायला तो यहाँ क्रिया हो जाएगा, कहाँ जायला, तो स्कूल जायला, तो जाने का फल किस पर पड़ रहा है, तो स्कूल पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्कूल क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण देखें तो तोय पढ़त हिस, और उसी का सकर्मक क्रिया हम देखें तो तोय किताब पढ़त हिस। ठीक है, चौथा उदाहरण देखें तो मैं लिखत हूँ। ठीक है, और सकर्मक क्रिया में इसका उदाहरण देखें तो मैं चिट्ठी लिखत हूँ। क्लियर है। पांचवा में अकर्मक क्रिया देखें तो ऊ चलात है, और सकर्मक क्रिया में इसी का उदाहरण देखें तो ऊ साइकिल चलात है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्रिया को अच्छे से समझा। अब हम लोग बात करते हैं वाच्य की। तो वाच्य के कहल जाएला, क्रिया के उसन बदलाव के वाच्य कहना जेकर से ई बात कर बोध होवेला कि वाच्य में कर्ता कर्म चाहे भाव इकर में केकर प्रधानता है, और ई मन में से केकर मुताबिक क्रिया कर पुरुष वचन मन आए हैं। ठीक है, तो वाच्य किसे कहेंगे हम, तो क्रिया के उस बदलाव को हम वाच्य कहेंगे जिससे इस बात का पता चलता हो, इस बात का बोध होता हो कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म चाहे भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, किसी वाक्य में कर्ता कर्म चाहे भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है, या फिर इन तीनों में से किसके अनुसार उस वाक्य में पुरुष वचन सब आया है, तो क्रिया के इस बदलाव को हम क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो वाच्य कर तीन गो भेद होएला। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन, वो देखते हैं। पहला कर्तरीवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। अब चलिए इन तीनों भेदों को अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला भेद। पहला भेद कौन सा था हमारा, कर्तरीवाच्य। तो कर्तरीवाच्य के कहल जाएला, क्रिया कर उसन रूपांतरण के कर्तरीवाच्य कहना जेकर से वाक्य में कर्ता कर प्रधानता कर बोध होवेला। ठीक है, कर्तरीवाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के उस रूपांतरण को, क्रिया के उस बदलाव को हम कर्तरीवाच्य कहेंगे जिसमें वाक्य में किसकी प्रधानता हो, तो सिर्फ और सिर्फ कर्ता की प्रधानता हो।
ठीक है, या कर्ता की प्रधानता का बोध होता हो, उस वाक्य को हम क्या कहेंगे, कर्तरी वाच्य कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे राम रोटी खालक। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ पे राम है। राम यहाँ पे क्या है, कर्ता है, और खालक क्या है, क्रिया है, और रोटी यहाँ पे क्या होगा, कर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, कर्ता की। किसने रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, तो यहाँ पे राम की प्रधानता हो रही है, तो ये कर्तरीवाच हो गया। दूसरा में भी सीता गीत गालक, तो यहाँ पर सीता की प्रधानता का बोध हो रहा है कि सीता ने क्या किया, तो गीत गाया। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट भेद की बात करते हैं। नेक्स्ट दूसरा भेद है कर्मवाच। तो कर्मवाच के कहल जाएला, इकर में कर्म कर प्रधानता होवेला। ठीक है, तो कर्मवाच में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, क्रिया के ऐसे रूपांतरण को हम कर्मवाच कहेंगे जिसमें किसकी प्रधानता हो, तो कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो राम द्वारा रावण मारल गेलक। ठीक है, राम द्वारा रावण मारल गेलक, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, गेलक यानी गया, गेलक यहाँ पे क्रिया है। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, तो रावण की। रावण मारल गेलक, राम द्वारा रावण मारल गेलक, तो यहाँ पर रावण क्या होगा, कर्मवाच होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद था भाववाच। तो भाववाच के कहल जाएला, क्रिया के उसन रूपांतरण के भाववाच कहल जाएला, जेकर में क्रिया कर चाहे भाव कर प्रधानता कर बोध होवेला। ठीक है, तो भाववाच किसको कहेंगे, तो क्रिया के ऐसे रूपांतरण को हम भाववाच कहेंगे जिसमें किसका प्रधानता हो, तो भाव का प्रधानता हो, तो उसे हम भाववाच कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे भूखक मारे नींदो नी नखे परत, यानी भूख के चलते नींद नहीं आ रहा था, भूखक मारे, तो यहाँ पे भूख क्या है, यहाँ पे भाव है। ठीक है, तो भूख यहाँ पे क्या, भूखक क्या हो जाएगा, भाववाच हो जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो थाकल मारे हिटको नखी पारत, यानी थके के कारण हम चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो थाकल यहाँ पे क्या है, भाव है। ठीक है, तो थाकल क्या हो जाएगा, भाववाच हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं काल की। ठीक है, तो काल कर परिभाषा का होवेला, काल क्रिया के उ रूपांतरण के कहे ना जेकर से काम होवे कर बेरा चाहे काम पूरा होवे किया नी होवे कर बोध होवेला, उके काल कहल जाएला। काल किसे कहते हैं, तो काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे किसी काम होने का समय या काम होने का या काम नहीं होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, काल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है ठेबला खायला। ठीक है, तो इस उदाहरण से क्या पता चल रहा है कि ठेबला खायला मतलब यह कब चल रहा है, तो वर्तमान में चल रहा है, यानी खाने का क्रिया अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हाम पढ़ ली, मतलब ये हो चुका है, काम यह यहाँ पर पूरा हो चुका है। हाम पढ़ ली यानी भूतकाल में हो चुका है। तीसरा एग्जाम्पल है मंगरा आवी, यानी ये अभी तक काम हुआ नहीं है, मंगरा आवी मतलब आएगा, कब आएगा, तो बाद में आएगा, भविष्य काल में आएगा। ठीक है, तो काल का यही उदाहरण हुए तीन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं काल के भेदों की। ठीक है, तो काल कर तीन ठो भेद होवेला। काल के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्यत काल। ठीक है, तो काल के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है, अब चलिए इन तीनों भेदों को अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी कालों को, मतलब वर्तमान काल के फिर से अलग तीन भेद होंगे, फिर भूतकाल के अलग से 6 भेद होते हैं, और भविष्यत काल के अलग से 3 भेद होते हैं। फिर उन सभी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्तमान काल को देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के कहल जाएला, कोनो क्रिया कर निरंतरता के वर्तमान काल कहल जाएला। ठीक है, कोनो क्रिया के निरंतरता मतलब जो क्रिया यानी जो काम चल रहा है, निरंतरता मतलब जिसका जो काम हो रहा है यानी चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। या फिर इकर में क्रिया शुरू हो जाएला और वो काम नहीं सिरा रहेला। ठीक है, इसमें क्रिया यानी कोई काम क्या होता है, शुरू हुआ रहता है लेकिन खत्म नहीं हुआ रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें तो ठेबला खायला, यहाँ पे क्या है, ठेबला खायला, यानी यहाँ पे ठेबला खाना स्टार्ट किया है, उसका खाया हुआ खत्म नहीं हुआ है। उसी प्रकार दूती हंसेला, दूती ने तो हंसना स्टार्ट कर दिया लेकिन हंसना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं वर्तमान काल के तीन भेद कौन कौन से हैं, फिर उन सभी तीनों भेदों को अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल कर तीन ठो भेद मिलेला। वर्तमान काल के कितने भेद मिलते हैं, तीन भेद मिलते हैं। कौन कौन, वो देखते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब चलिए इन तीनों भेदों को अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल के कहल जाएला, क्रिया कर ऐसन रूप जेकर से क्रिया कर वर्तमान बेरा में होवे कर बोध होवेला, उके समान वर्तमान काल कहल जाएला।
तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया का ऐसा रूप जिस क्रिया को यानी किसी काम को वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पढ़िला, तो हम पढ़िला से क्या बोध हो रहा है? तो वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है। उसी प्रकार ऊ जायला, मतलब उसके जाने का बोध हो रहा है, मतलब वर्तमान समय में जाने का बोध हो रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट भेद की। नेक्स्ट भेद है तत्कालिक वर्तमान काल। तो तत्कालिक वर्तमान काल के कहल जाएला? उकर से पता चलेला कि काम एखन होवे लागे। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल से क्या पता चलता है? कि कोई काम अभी हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे भिखू पढ़त है, उमन पढ़त है। ठीक है, तो भिखू पढ़त है मतलब इससे पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है, काम अभी चल रहा है। ठीक है, तो तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब ही है कि इससे क्या पता चलता है? तो काम अभी हो रहा है। ठीक है, इसका पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। नेक्स्ट तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल के कहल जाएला? जेकर से क्रिया या काम कर होवे में संदेह हुए, मुद्दा उकर वर्तमान में कोनो संदेह ना हुए, ओके संदिग्ध वर्तमान काल कहल जाएला। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो जिस क्रिया या काम का होने में संदेह हो परंतु उसके वर्तमान में उस क्रिया का होने में कोई संदेह ना हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पढ़त हो, अब एग्जाम्पल क्या है? हम पढ़त हो। अब ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझते हैं। जैसे आप कभी पढ़ रहे हो, ठीक है, और किसी इंसान ने आपको फ़ोन किया और आपने उस फ़ोन को रिसीव नहीं किया। ठीक है, और वो इंसान आपको कभी बाद में मिलता है और वो पूछता है कि मैंने आपको फ़ोन किया था तो आपने नहीं रिसीव किया। तो दैट टाइम आप क्या बोलिएगा? कि हम पढ़त हो अब से ले फ़ोन नहीं उठा ली। ठीक है, तो ये हुआ संदिग्ध वर्तमान काल, लेकिन आप उस समय पढ़ रहे थे तो उसमें कोई संदेह नहीं है। ये यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, यही संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, दूसरा है शुक्रा जात हुई, ये भी संदिग्ध वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। यहाँ पर हम लोग अब चलिए नेक्स्ट भूतकाल के बारे में बात करते हैं। तो भूतकाल के कहल जाएला? जेकर से काम निम्रल या निम्राय कर बोध हुए उके भूतकाल कहल जाएला। ठीक है, भूतकाल किसे कहेंगे? तो जिससे काम खत्म होने, निम्रल मतलब खत्म हो चुका है या फिर खत्म कर लिए का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। या फिर सिंपल तरीके से कह सकते हैं, जेकर से काम कर सिराय कर बोध हुए उके भूतकाल कहल जाएला। ठीक है, जिससे काम सिराय यानी खत्म होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पढ़ ली, तो यहाँ पढ़ने का काम क्या हुआ है? खत्म हो चुका है। ठीक है, पढ़ने काम को मैंने क्या किया है? खत्म कर चुका है, तो ये क्या होगा? भूतकाल का एग्जाम्पल होगा। उसी प्रकार उमन पढ़ लें, यानी वो सब क्या किया? पढ़ लिया है, पढ़ने काम खत्म हो चुका है। ऊ पढ़ रहे, यानी ऊ पढ़ रहे मतलब वो पहले ही पढ़ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ? काम सब खत्म हो गया। यानी इन सारे उदाहरणों से क्या हमें पता चलता है कि जितने सारे काम थे वो खत्म हो चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं भूतकाल के भेदों की। तो भूतकाल 6 किस्म कर होवेला। भूतकाल कितने किस्म के यानी कितने भेद होते हैं भूतकाल के? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन 6 अलग अलग करके इन 6 भेदों को अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य भूतकाल को। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल के कहल जाएला? ऐसन भूतकाल जेकर में क्रिया कर काम होवे कर कोनो खास बेरा कर बोध ना होवे, इके सामान्य भूतकाल कहल जाएला। ठीक है, सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? तो ऐसे भूतकाल को हम कहेंगे जिसमें किसी काम या क्रिया को होने का खास समय का पता नहीं चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पढ़ ली, मरियम गलत, तो हम पढ़ ली यानी यहाँ पे समय यानी उस समय का पता नहीं चल रहा है कि हमने कब पढ़ा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। उसी प्रकार मरियम गलत, तो मरियम कब गया, कब गया वो पता नहीं चल रहा है, यानी इसमें खास कोई समय का पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। नेक्स्ट दूसरा भेद है आसन भूतकाल। तो आसन भूतकाल के कहल जाएला? ऐसन भूतकाल जेकर से क्रिया या काम तुरते खत्म होवे कर बोध हुए उके आसन भूतकाल कहल जाएला। आसन भूतकाल किसे कहेंगे? तो ऐसा भूतकाल जिसमें किसी क्रिया या काम का होने का तुरंत खत्म होने का, ठीक है, किसी भी कोई काम या क्रिया हो रहा है उसका तुरंत खत्म होने का बोध हो रहा है, उसे हम आसन भूतकाल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पढ़ ही, क्या है? हम पढ़ ही मतलब जस्ट अभी खत्म होने का बोध हो रहा है कि हम इसको क्या है? जस्ट अभी पढ़े हैं। ठीक है, उसी प्रकार तोहरे मन पढ़, यानी तुम लोग इस सबको क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो, यानी तुरंत खत्म होने का बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आसन भूतकाल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। नेक्स्ट तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल के कहल जाएला?
क्रिया के उ रूप के पूर्ण भूतकाल कहे ना जेकर से क्रिया या काम कर सिराय कर सफा सफी बोध होएला। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल किसको कहेंगे हम? तो पूर्ण भूतकाल क्रिया के उस रूप को हम कहेंगे जिससे किसी काम का समाप्त होने का सफा सफी यानी हमें क्लियर पता चले कि काम क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला है हम किताब पढ़ी। क्या है यहाँ पर पहला एग्जाम्पल? हम किताब पढ़ी, मतलब इस वाक्य से पता चल रहा है कि जो काम है, क्रिया, वो खत्म हो चुका है कि मैंने किताब पढ़ चुका हूँ, मैं किताब पढ़ लिया हूँ, यानी काम खत्म हो चुका है। ठीक है, दूसरा है तोय हमर घर देख रहीस, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि जो काम है वो खत्म हो चुका है। फिर बालू भात खा रहे, यहाँ भी ये पता चल रहा है कि जो काम है, क्रिया, वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। नेक्स्ट चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल के कहल जाएला? ऐसन क्रिया चाहे काम जेकर से पता चले कि उ क्रिया या काम पहले होते रहे, मुद्दा उकर निमरे के पता नहीं चले। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? तो क्रिया के उस रूप को हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे जिससे ये पता चले कि वो काम क्या पहले हो रहा है लेकिन अभी तक क्या हुआ है? वो खत्म नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम पढ़त रही। ठीक है, हम पढ़त रही, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि मैं पढ़ रहा था लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा पता चल रहा है, यानी जो काम कर रहे थे पढ़ने का वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये इससे पता चल रहा है। उसी प्रकार चांदो नाचत रहे, तो चांदो नाचत रहे, ये तो पता चल रहा है कि वो नाच रही थी, लेकिन अभी तक खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमें पता नहीं चला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। उसी प्रकार छुआ गेंदा खेलत रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो छुआ गेंदा खेलत रहे, दैट मीन्स हमने देखा कि बच्चा क्या कर रहा था? गेंदा खेल रहा था, लेकिन हमें अभी ये मालूम नहीं है कि वो अभी तक गेंदा खेल ही रहा है या फिर अभी नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। नेक्स्ट पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल के कहल जाएला? जे भूतकाल में क्रिया चाहे काम निवरलक की नहीं, इकर संदेह बनल रहेला, ओके संदिग्ध भूतकाल कहल जाएला। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल किसे कहेंगे? तो वो भूतकाल जिसमें क्रिया का जो क्रिया या काम है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इसका संदेह बना रहता है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे हम पढ़ हो अब, वो गीत गाय हुई। ठीक है, तो यहाँ पे संदेह बना हुआ है कि हम पढ़ हो अब, यानी यहाँ पे पता नहीं कि मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इसमें ये संदेह बना है। उसी प्रकार वो गीत गाय हुई, यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वो गीत गाई या नहीं गाई, तो इसमें संदेह बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। नेक्स्ट छठा भेद है हेतु हेतु मत भूतकाल। तो हेतु हेतु मत भूतकाल के कहल जाएला? ऐसन भूतकाल जेकर में क्रिया या काम होवे वाला रहे, मुद्दा कोनो कारण से नहीं हुए पारलक, उके हेतु हेतु मत भूतकाल कहल जाएला। ठीक है, हेतु हेतु मत भूतकाल किसे कहेंगे? तो ऐसा भूतकाल जिसमें कोई काम या क्रिया होने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेतु हेतु मत भूतकाल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे हम पढ़ती। ठीक है, हम पढ़ती लेकिन किसी कारण से हमने क्या किया? नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? काम होने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। उसी प्रकार तो पढ़ते, ऊ मने पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब सारे क्या हैं? हेतु हेतु मत भूतकाल है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं अब भविष्यत काल की। तो भविष्यत काल के कहल जाएला? भविष्य में हुए वाला क्रिया चाहे काम के भविष्यत काल कहल जाएला। ठीक है, भविष्यत काल किसे कहेंगे? तो भविष्य में होने वाले काम को हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मंगरा आवी, मतलब अभी तक मंगरा नहीं आया है, मंगरा आवी, तो कब आएगा? तो भविष्य में, यानी आएगा, आने का बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। उसी प्रकार जत्रु भात खाए, यानी जत्रु अभी तक भात नहीं खाया है, वो खाएगा, तो ये इससे हमें क्या पता चल रहा है? भविष्यत काल का पता चल रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है? भविष्यत काल के। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं इनके भेदों की। मुख्य रूप से भविष्यत काल कर 3 गो भेद हुएला। मुख्य रूप से भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला समान भविष्यत काल, दूसरा हेतु हेतु मत भविष्यत काल, और तीसरा संभाव्य भविष्यत काल। तो हम लोग अब क्या करते हैं? इन तीनों भेदों को अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल के कहल जाएला? इकर से पता चलेला कि क्रिया या काम भविष्य में हुई। ठीक है, समान भविष्यत काल से क्या पता चलता है? कि कोई काम या क्रिया कब होगा? भविष्य में होगा, ये पता चलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो हम पढ़ब, तो अभी तक काम हुआ नहीं है, कब होगा? भविष्य में होगा, बाद में होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? समान भविष्यत काल कहेंगे। जैसे में ऊ जाए, ठीक है, तो वो अभी तक गया नहीं, वो जाएगा, तो कब जाएगा? भविष्य में,
ठीक है, बाद में जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, समान भविष्यत काल कहेंगे। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। नेक्स्ट दूसरा भेद है हेतु हेतु मत भविष्यत काल। तो हेतु हेतु मत भविष्यत काल के कहल जाएला, जे क्रिया कर पूरा होवे दोसर क्रिया कर होवे के ऊपर निर्भर करेला उके हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहल जाएला। ठीक है, हेतु हेतु मत भविष्यत काल किसे कहेंगे, तो जिस क्रिया को पूरा होने में दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है उसे हम हेतु हेतु मत क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे बाबा कही तो मनु जाए, तो यहाँ पे जो मनु जाए किस पर निर्भर कर रहा है, बाबा कही तो। ठीक है, तो यहाँ हेतु हेतु मत भविष्यत काल का कहना ही यही है कि किसी क्रिया को होने के लिए दूसरे क्रिया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यानी यहाँ पे मनु को किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो बाबा पर, कि बाबा कहेंगे तो मनु जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दीदी बुलाई तो छोटू जाए, अगर दीदी बुलाएगी तो छोटू जाएगा। तो यहाँ पर यह क्लियर हो जा रहा है कि एक क्रिया को पूरा होने के लिए उसे दूसरे क्रिया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहेंगे। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट भेद क्या है। नेक्स्ट तीसरा भेद है संभाव भविष्यत काल। तो संभाव भविष्यत काल के कहल जाएला, जेकर से भविष्य में कोनो काम या क्रिया कर होवे के संभावना हुए उके संभाव भविष्यत काल कहल जाएला। तो संभाव भविष्यत काल किसे कहेंगे, तो किसी काम का भविष्य में होने का संभावना हो उसे हम क्या कहेंगे, संभाव भविष्यत काल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अगर मोर काका पढ़ल ना होए तो मोय हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मेरे काका नहीं पढ़े हैं तो हम हैं, यानी हम पढ़ेंगे, तो ये भविष्य में होने की संभावना जता रही। उसी प्रकार अगर तोय छरुआए ले तैयार नहीं हुए तो तोर घर गिरबे करी। ठीक है, अगर तुम है घर अगर छरवाने के लिए तैयार नहीं होते हो तो तुम्हारा घर गिरेगा। तो इन सारे बातों से क्या पता चलता है कि भविष्य में ये होने की संभावना है। ठीक है, ये सब यानी तोर घर गिरबे करी, यानी ये भविष्य में हो सकता है कि तुम्हारा घर गिर जाएगा। अगर आप घर नहीं छरवाते हो तो आपका घर भविष्य में गिर जाएगा, ये संभावना जताई जा रही। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे, संभाव भविष्यत काल कहेंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने नागपुरी व्याकरण के लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस को कवर किया, बहुत सारे टॉपिकों को हमने कंप्लीट किया, और जो जो बचे हुए हैं जैसे कहावत, मुहावरा, बुझवल, ये सब बचे हुए हैं, इन सभी को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।